हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सम्यक ऑनलाइन और मैं हूं आनंद। आपको पता होगा कि अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं। इलेक्शंस के बाद रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हराकर डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपनी विजय को सुनिश्चित किया है और वो अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट बन के सामने आए हैं। इस डिस्कशन में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका के इस इलेक्शन के परिणामों से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में कहाँ परिवर्तन आएगा, अमेरिका का यह चेंज इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा और वर्ल्ड ओवर जो पॉलिसीज़ रही हैं रिगार्डिंग ईरान, अफ़गानिस्तान एंड अदर नेशंस, उन सब पर क्या इम्पैक्ट आएगा। इसकी हम बात बहुत ही शॉर्ट और संक्षिप्त में किंतु सटीकता के साथ आज करने के लिए हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे US इलेक्शंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड द वर्ल्ड। जैसा मैंने कहा आपसे कि अमेरिका में इलेक्शंस हुए हैं और पार्टी में परिवर्तन हुआ है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार चले गए हैं और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। तो पार्टियों के फेरबदल से भी अमेरिका की पॉलिसीज़ में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं, क्या परिवर्तन आएगा। अब देखिए पहले कि अगर हम बात करें रिजल्ट्स की या हम बात करें कि क्या चेंज आएगा, तो पहले हम ज़रा ट्रंप की पॉलिसीज़ को समझते कि ट्रंप अपने कार्यकाल में 2016 से 2020 के बीच ऐसे कौन से काम किए जिनमें परिवर्तन या चेंजेस की संभावना हमें दिखाई देती है। आप देखें कि ट्रंप एक बिजनेसमैन रहे हैं जिनको पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने बिजनेस के सेंटिमेंट से ही वहाँ की पॉलिटिक्स को गवर्न करना चाहा। उनके आते ही अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका बाय अमेरिका, अमेरिका फॉर अमेरिकन्स जैसे नारे लगने शुरू हुए और उन्होंने अमेरिका और बाकी देशों का जो व्यापार था उसको इस प्रकार से सीमित करना शुरू किया कि अमेरिका उनके माल को परचेज ना करे बल्कि अपने ही माल को उन देशों में बेचे। जबकि वर्ल्ड ट्रेड इस आधार पे नहीं हो सकता। सभी देश समानता, इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं। ट्रंप के आने से वर्ल्ड में संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म की समस्या देखने को मिली। चाइना के करीब $400 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका ने अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगाए, सैंक्शन लगाए, रेस्ट्रिक्शन लगाए। कुछ ऐसा ही इम्पोजिशन हमारे ऊपर हुआ कि इंडिया को मिलने वाले अमेरिकी सब्सिडी प्रोग्राम जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP को ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया। GSP वो छूट है जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को इंडिया के एक्सपोर्ट्स को अमेरिका देता आया था, बिकॉज ये छूट अमेरिका डेवलपिंग कंट्रीज़ को देता है। बट डिस्पाइट इंडिया बीइंग ए डेवलपिंग कंट्री, ये छूट, ये एक्सपोर्ट में डिस्काउंट हमसे विड्रॉ कर लिया गया और इस कारण से भी हमारे निर्यातकों को, हमारे एक्सपोर्ट्स को समस्या का सामना करना पड़ा। तो ट्रंप के काल में एक बड़ी समस्या रही संरक्षणवाद की, ट्रेड वॉर की, प्रोटेक्शनिज्म की। तो ट्रंप ने जो पॉलिसी परसू की वो पॉलिसी थी अमेरिका फर्स्ट, बट किसी दूसरे देश को प्रेशराइज करके सारी डील खुद लेने की पॉलिसी आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में संभव नहीं हो सकती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सारे चाल खुद चलें। इसके अलावा, इकोनॉमी के अलावा, ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज को नकार दिया। उन्हें लगा कि क्लाइमेट चेंज की जो मांग है या क्लाइमेट चेंज की जो बातें हो रही हैं वो अमेरिका की इंडस्ट्री को प्रोडक्शन करने से रोकेगा, बिकॉज प्रोडक्शन अगर कम होगा तभी उत्सर्जन या एमिशन कम होगा। एमिशन कम होगा तब जाके क्लाइमेट चेंज रुकेगा। बट ट्रंप ने कहा ऐसी कोई समस्या विश्व में नहीं है और भारत या अमेरिका इसमें भाग नहीं लेगा। 2015 में UN के अंतर्गत, UNFCCC के अंतर्गत जो पेरिस क्लाइमेट समिट हुई उससे अमेरिका ने खुद को विड्रॉ किया और औपचारिक रूप से फॉर्मली 2020 में अमेरिका ने उसको छोड़ दिया, बिकॉज उसके निकलने की प्रक्रिया भी 4 साल में पूरी होती है। तो 2015 में समिट हुई, 2016 तक बाकी देशों ने रेटिफाई किया, बट अमेरिका ने 2016 से ही विथड्रॉल की प्रक्रिया को शुरू किया। एज अ रिजल्ट अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट समिट से विड्रॉ कर क्लाइमेट चेंज के प्रति ना केवल अपनी कमिटमेंट को कम किया बल्कि बाकी देशों के कमिटमेंट को भी उन्होंने कम किया। बिकॉज अगर अमेरिका जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोल्यूटर है, अगर वही कमिटेड नहीं है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, तो बाकी देशों की प्रतिबद्धता पे क्वेश्चन मार्क लगना शुरू हो जाता है।
एंड दैट इज़ वाई यूएस का जो विथड्रॉल था पेरिस क्लाइमेट समिट से वो चिंताजनक था। इसके साथ ही अमेरिका ने एक फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड, उसके प्रति जो डोनेशंस हैं, जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उसको भी काफ़ी सीमित किया। उस फंड में मिलने वाले पैसे से दरअसल बाकी देशों में क्लीन एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए प्रयास किया जाना था। तो क्लीन एनर्जी के प्रति भी अमेरिका की प्रतिबद्धता, उसकी कमिटमेंट में कमी आई। इसके अलावा अमेरिका ने यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से विड्रॉ किया, जो विश्व में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए काम करता है। दरअसल इजराइल के ऊपर फिलिस्तीनियों को लेकर मानवाधिकार के उल्लंघन के काफ़ी आरोप हैं। अमेरिका इजराइल की अच्छी मित्रता रही है, खासकर रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों की इजराइल से अच्छी खासी दोस्ती रही है। इजराइल के ऊपर ऐसे आरोपों के चलते अमेरिका ने यूएनएचआरसी को बायस्ड करार देते हुए उससे विड्रॉ किया, और सिमिलरली हाल ही में WHO से भी विड्रॉल का निर्णय ले लिया है, ये कहते हुए कि WHO चाइना के प्रति बायस्ड है और चाइना में शुरू हुए कोविड महामारी के संकेत उन्होंने स्पष्ट रूप से देशों को नहीं दिए, बिकॉज अमेरिका कोविड से सबसे बड़ा विक्टिम बन के सामने आया है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता पर क्वेश्चन मार्क लगे हैं। तो अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को खंडित करने के लिए उन्होंने WHO पर ये आरोप लगाया कि WHO ने अमेरिका को पहले सूचना नहीं दी, और चाइना में वायरस फैलने के बाद भी चाइना से आवागमन, चाइना से ट्रांसपोर्ट, ट्रेड चलता रहा, और इस कारण से अमेरिका एक बड़े विक्टिम के रूप में उभरा। तो ट्रंप के कार्यकाल में इकोनॉमी की बात करें तो संरक्षणवाद की समस्या आई, अगर क्लाइमेट की बात करें तो पेरिस क्लाइमेट डील की समस्या आई, अगर हम हेल्थ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पार्टिसिपेशन की बात करें तो अमेरिका ने इनसे विड्रॉ किया। इसके अलावा चाइना के साथ अमेरिका ने बहुत ज़्यादा आक्रामक रवैया अपनाया। ये बात सच है कि चाइना इज़ अ बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ अमेरिका एज ऑफ नाउ। चाइना के पास एक मजबूत आर्मी है, मिलिट्री है, इकोनॉमी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट है। उतनी शक्तियां वर्तमान में रूस के पास भी नहीं हैं, एंड दैट इज़ वाई इस समय चाइना का सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है वो अमेरिका है। अमेरिका के पॉलिसीज़ में ट्रंप के कार्यकाल में चाइना को संतुलित करने के लिए बहुत ही आक्रामक रवैये अपनाए गए, जिससे वर्ल्ड में अस्थिरता, तनाव भी देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि वर्तमान राष्ट्रपति चाइना के प्रति लिबरल होंगे, बट उनका अप्रोच डिफरेंट होगा, जो हम कुछ देर में देखने वाले हैं। तो ट्रंप के कार्यकाल में चाइना के साथ जो टेंशन्स थी, उन्होंने विश्व की शांति को भी भंग किया। बराक ओबामा, जो डोनाल्ड ट्रंप से पहले राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में ईरान के ऊपर प्रतिबंधों को, सैंक्शंस को कम करने के लिए P5 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स और जर्मनी ने ईरान के साथ जो समझौता किया उसे कहते हैं जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज जकोपा। इस जकोपा एग्रीमेंट का मूल उद्देश्य ये था कि यदि ईरान परमाणु कार्यक्रम को रोक दे, अपने सारे सिविल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के निगरानी में लेकर आ जाए, तो ईरान पर लगने वाले प्रतिबंध को यूएन विड्रॉ कर लेगा। इस एग्रीमेंट को 2015 में किया गया, किंतु जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने, उन्होंने ईरान के साथ किए गए इस एग्रीमेंट से खुद को विड्रॉ कर लिया, और अमेरिका ने फिर से ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि यूएन के बाकी देशों का एग्रीमेंट चल रहा था, बट सिंस अमेरिका एक बड़ा फोर्स है, तो अमेरिका के प्रतिबंध बाकी देशों को भी ईरान से ट्रेड नहीं करने की सलाह देते हैं, और इंडिया पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया ने भी अमेरिका के जकोपा से विड्रॉ होने के बाद ईरान से एंगेजमेंट में कमी आई, बिकॉज कुछ ऐसी एजेंसियां ईरान की हैं जिनके ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध है, जिनको अमेरिका आतंकी संगठन के से तुलना करता है, और उनके साथ हमारे व्यापारिक संबंधों से हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगाए जा सकते थे। एंड दैट इज़ वाई अमेरिका के विथड्रॉल से इंडिया ईरान के संबंधों में भी एक दूरी देखने को मिली। इस दूरी का फ़ायदा उठाया चाइना ने, बिकॉज चाइना अकेला देश होगा जो ईरान के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रतिबंधों पर वीटो कर सकता है।
चाइना अकेला देश होगा जो ईरान के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंधों को इकोनॉमिक एड से काउंटर कर सकता है। एंड दैट इज़ वाई इस खंड में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद चाइना और वेस्ट एशिया, स्पेशली चाइना और ईरान के बीच मित्रता का जो डीपनेस है वो काफ़ी बढ़ा, डेप्थ बढ़ी, जिसने हमारी पहुंच को ईरान के प्रति कम किया। ईरान हमारे लिए बहुत मायनों से इम्पॉर्टेंट है। ईरान के चाबहार बंदरगाह से भारत अफगानिस्तान जा सकता है। ईरान के बंदरगाहों से भारत मध्य एशिया, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों में जा सकता है। और इस डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ईरान पर प्रतिबंधों से इंडिया को ये दोनों लाभ से वंचित होना पड़ा, क्योंकि अभी तक ईरान और भारत के बीच में जो डेप्थ आनी चाहिए थी वो नहीं आई है, बिकॉज हमने भी अपने रिलेशंस को ईरान से थोड़ा सा बैक ऑफ किया है अंडर यूएस प्रेशर। सो अमेरिका ने खुद को जकोबा से विड्रॉ किया, ईरान पे सैंक्शंस बढ़ा दिए और चाइना के साथ जो उनके संबंध थे उसको मिलिट्री रूप देते हुए टेंशन्स को बढ़ाया और इकोनॉमिक के फॉर्म पे भी ट्रेड वॉर के माध्यम से चाइना एंड अमेरिका के तनाव बढ़ते चले गए। तो यदि हम बात करें रिलेशंस की, डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में क्या मुद्दे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ट्रेड वॉर का मुद्दा, चाइना के साथ मिलिट्री टेंशन का मुद्दा, ईरान के ऊपर प्रतिबंधों को लगाने का मुद्दा, मानवाधिकारों काउंसिल से अपने आप को विड्रॉ करने का मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाने का इशू, ये सारे इश्यूज हमने देखे जो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में थे। बट जो बिडेन के आने से इन चीज़ों में परिवर्तन आएगा, और कैसे आएगा उसकी ज़रा हम बात करते हैं। तो हमारी हेडिंग होगी कि बिडेन डिफरेंट कैसे हैं और कैसे उनकी पॉलिसी वर्ल्ड के प्रति अमेरिका की पॉलिसी को चेंज करेगी। किसी भी नेता की फॉरेन पॉलिसी को उसके बैकग्राउंड से भी समझा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा मैंने कहा, एक बिजनेसमैन रहे हैं, उनकी पॉलिसी, उनकी सारी पॉलिसी बिजनेस के आसपास घूमती है, जबकि जो बिडेन एक ऐसे अमेरिकी पॉलिटिशियन रहे हैं जिनको करीब 51 वर्षों का एक्सपीरियंस है और 26 वर्ष की उम्र में वो वहाँ के एक पॉलिटिशियन के रूप में बने थे, वहाँ के सेनेटर बने थे, तो वहाँ की सीनेट में उन्होंने अपनी सीट को सुनिश्चित किया था। इसके अतिरिक्त बराक ओबामा के कार्यकाल में 8 वर्ष जो बाइडेन उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इस कारण से उनको काफ़ी गहरा प्रशासनिक राजनीतिक अनुभव है अमेरिका की पॉलिसी को चलाने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को ऐसा कहा जाता है कि उनकी पॉलिसी बहुत रैंडम है, एडहॉक है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बट जो बाइडेन के एक्सपीरियंस ने उनकी पॉलिसी को काफ़ी स्टेबल रूप दिया है। विश्व के निवेशकों में ये विश्वास आया है कि अब अमेरिका की ट्रेड पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़ में स्थिरता आएगी, एक प्रिडिक्शन आएगा, एज अ रिज़ल्ट पॉलिसीज़ बदलेंगी। और चूँकि ये डेमोक्रेट पार्टी से हैं, तो जो भी ऐसे काम जो बराक ओबामा के समय किए गए थे उनका रेपिटेशन आपको देखने को मिलेगा कि इस कालखंड में, जो बाइडेन के कालखंड में भी कुछ चीज़ों की रेपिटेशन होगी। जैसा मैंने कहा कि उनकी पॉलिसी यूएस को वर्ल्ड के प्रति एक नया दृष्टिकोण देगी और उनका अपना अनुभव है 50 वर्षों का, और वो ओबामा के समय 8 वर्ष उपराष्ट्रपति रह चुके हैं एंड ही हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल। ओबामा के कालखंड में उनके द्वारा ही कुछ ऐसे काम किए गए थे जिस कारण से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने का निर्णय लिया था। उनके कालखंड में ही अमेरिका ने ईरान से वार्ता शुरू की थी और 2015 में उस वार्ता को करते हुए शांति स्थापित की थी। इसका मतलब ये है कि जो बाइडेन के आने से उन पॉलिसीज़ में आपको रेपिटेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि यूएस पॉलिसी अफ़गानिस्तान से निकलने की जो थी वो चलेगी, क्योंकि 2014 में बराक ओबामा ने अनाउंस किया था कि अमेरिकी फोर्सेस अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करेंगी और वे अमेरिका के बैकअप से अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने की बजाय अफ़गानिस्तान की सरकार अफ़गानिस्तान के लोगों के बैकअप से अफ़गानिस्तान में शांति लाएंगी। इसका मतलब अफ़गान लेड, अफ़गान कंट्रोल्ड गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में बनेगा, ना कि यूएस लेड, यूएस कंट्रोल। इसी पॉलिसी को डोनाल्ड ट्रंप ने आगे बढ़ाया है और 2020 के फरवरी में अमेरिका और तालिबान के बीच में एक शांति समझौता भी हुआ है। हालांकि उस समझौते के बाद भी तालिबान की हिंसा रुकी नहीं है, बट स्टिल वो पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी
और अमेरिका कंटिन्यूसली अफगानिस्तान से डिसएंगेज करेगा, बाहर निकलेगा और अफगानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ेगा। इससे अफगानिस्तान में जो ग्लोबल जिहाद का मसला है, विदेशी ताकतों को खदेड़ने के लिए जो लोकल लड़ाके तैयार होते हैं, वो मसला भी कम होगा, जिससे अफगानिस्तान में एक तरफा शांति आएगी। किंतु अगर अमेरिका की फोर्सेस या ग्लोबल कोलिशन फोर्सेस निकलती हैं तो अफगानिस्तान में जो लोकल जिहादी हैं, तालिबानी हैं, उनकी शक्तियां बढ़ने की संभावना होने से हिंसा का दूसरा पहलू भी उभर के सामने आता है। ये आने वाले वक्त में बताया जाएगा कि कैसे अफगानी फोर्सेस, अफगान की सरकार वहाँ के जिहादियों को कंट्रोल करती है। किंतु दो मुद्दे दोनों विपरीत हैं कि अमेरिका के निकलने से एक पहलू कहता है कि अफगानिस्तान में शांति आएगी क्योंकि ग्लोबल जिहाद का मसला ख़त्म होगा या यूएस के खिलाफ वहाँ के लोगों को भड़काने का मसला ख़त्म होगा, किंतु दूसरी ओर वो फिर एक इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना करते हुए, शरिया को इम्प्लीमेंट करते हुए माइनॉरिटीज़ पे हमला करेंगे और ग्रेजुअली पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपना कब्ज़ा करने की कोशिश करके उसको लेबोरेटरी के रूप में विकसित करके इंडिया के खिलाफ हिंसा करने में उसका इस्तेमाल करेगा, जो उसने 89 से लेकर 1995 तक किया है। तो यहाँ पर यूएस के निकलने से अफगानिस्तान को उसके अपने मसले पर छोड़ दिया जाएगा। और एक मुद्दा ये भी है, अगर आप हिस्ट्री देखें अमेरिका के इलेक्शंस की, तो कुछ ऐसा उसका इतिहास रहा है कि जब जब रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में थी, चाहे वो जॉर्ज बुश सीनियर हो, जॉर्ज बुश जूनियर हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिका की पॉलिसी में एक खुद की सुप्रीमेसी का भाव झलकता है। अमेरिका इस रिपब्लिकन के दौर में अपनी सेना के बल पर बाकी देशों का दमन करने की कोशिश करती आई है। उदाहरण के लिए 1989 से 93 के बीच में अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर का प्रशासन था, जिस दौर में आप देख सकते हैं गल्फ कंट्रीज़ में, मध्य एशिया में अमेरिकी सेनाओं का हस्तक्षेप बहुत देखने को मिला। इसी प्रकार से 2001 से 2008 के बीच में जॉर्ज बुश जूनियर, जो उसी पार्टी से आते हैं, उनके एक्शन को अफ़गानिस्तान में, इराक में देखा गया, जिस कारण से अफ़गानिस्तान भी अस्थिर हुआ, इराक भी अस्थिर हुआ। और अभी 2016 से 2020 के बीच डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भी चाइना हो, सीरिया, लीबिया आदि में अमेरिकी हस्तक्षेप देखने को मिला। जबकि इसी बीच अगर हम देखें 1993 से 2001 के बीच बिल क्लिंटन डेमोक्रेट पार्टी से थे, 2008 से 2016 बराक ओबामा भी डेमोक्रेट पार्टी से थे। इस कालखंड में आपको तुलनात्मक रूप से वॉर से विथड्रॉल देखने को मिलेगा कि अमेरिका ने खुद को विथड्रॉ किया है उस वॉर से। तो एक बार फिर से जो बाइडेन के आने से अगले 4 सालों एटलीस्ट, जब तक वो उनका टर्म सुनिश्चित है अगले 4 सालों के लिए, इन 4 सालों में फिर से एक बार हम देख सकते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी युद्ध की बजाय एंगेजमेंट पर होगी। अमेरिका की पॉलिसी युद्ध से डिसएंगेज कर ट्रेड में एंगेज करने की होगी। वो ट्रेड के माध्यम से देशों को अपनी चपेट में लेने का प्रयास करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अटलांटिक के पार जो देश, यूरोपियन देश हैं, उनके साथ भी चल रहे ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता से खुद को विड्रॉ किया था। बट अब ये संभावनाएं हैं कि जो बाइडेन के आने से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी व्यापार की वार्ताएं, FTA की वार्ताएं शुरू हो जाएंगी, जिससे वर्ल्ड ट्रेड में लिबरल पॉलिसी से एक बढ़ोतरी मिलने वाली है। डेमोक्रेट की पार्टी, जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी की सुप्रीमेसी विचारधारा से सहमत नहीं है और इसीलिए यूएस विल विथड्रॉ फ्रॉम द एरियाज जहां पर टेंशंस अमेरिका की पिछली पार्टी ने क्रिएट कर रखी हैं। अगर हम बाइडेन की बात करें तो बाइडेन के अंतर्गत यूएस से अधिक एंगेज करेगा चाइना को, बट ऑन द इकोनॉमी लाइंस देन ऑन द मिलिट्री। तो मिलिट्री की बजाय चाइना से वो इकोनॉमी के लाइंस पे एंगेज करेगा, ये पहला चीज आएगा। दूसरा,
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी मैंने कहा कि एडहॉक रहती थी, रैंडम रहती थी, जो बाइडेन की पॉलिसी वुड बी मोर प्रैग्मेटिक, लॉन्ग टर्म अप्रोच में काम करेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके चाइना को इमीडिएट कंट्रोल करने की कोशिश की, जो कि लगभग असंभव है। जो बाइडेन की पॉलिसी लॉन्ग टर्म होगी, चाइना को एंगेज करेगी, एक नेटवर्क बनाएगी देशों का जो चाइना को लॉन्ग टर्म में कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करेंगे। थर्ड, ईरान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को वो रद्द करेंगे। अमेरिका फिर से जकोपा का पार्ट बनेगा और ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं उसे अमेरिका समाप्त करेगा यदि ईरान परमाणु कार्यक्रम को होल्ड करता है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने भी कहा है कि अमेरिका को अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए और उस विचार के बाद हमारे ऊपर अननेसेसरी प्रतिबंधों को कम करके हमारे साथ एंगेज करेंगे तो दोनों पक्षों का लाभ होगा। इस पॉलिसी से सबसे बड़ी चिंता दो देशों को रहेगी, वो है इजराइल एंड सऊदी अरब। इजराइल सऊदी अरब दोनों के कट्टर दुश्मन के रूप में ईरान को देखा जाता है। ईरान के ऊपर जब तक प्रतिबंध लगा हुआ था तब तक इजराइल और सऊदी अरब को इमीडिएट हेल्प मिल रही थी, इनडायरेक्ट हेल्प मिल रही थी। यदि ईरान के ऊपर प्रतिबंध कम होंगे और भविष्य में यदि ईरान ने उसका फ़ायदा उठाते हुए एटम बॉम्ब का निर्माण कर लिया, टेस्टिंग कर ली, तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल और सऊदी अरब को पहुंचेगा। इसीलिए ये दोनों देश अभी चुपचाप डेवलपमेंट को देख रहे हैं कि ईरान पर प्रतिबंध कितना हटता है, क्या शर्तें होती है। बिकॉज यूएस अपने मित्र इजराइल को भी नाराज़ नहीं करेगा, यूएस अपने बिजनेस पार्टनर सऊदी अरब को भी नाराज़ करना नहीं चाहेगा। इसीलिए अमेरिका की पॉलिसी होगी एक बार फिर से ईरान को एंगेज करने की, जैसा कि उन्होंने 2015 में किया था। बट एंगेजमेंट कैसा होगा और उससे उनके पुराने मित्रों को इम्पैक्ट ना पड़े, इस पर भी अमेरिका विचार अवश्य करेगा। अगर हम और देखें इसमें तो एक बार फिर से संभावना है कि अमेरिका यूएन की एजेंसियां जिनसे वो विड्रॉ कर चुका है उसको रिज्वाइन करेगा। एक नोटिफिकेशन भेजकर वो दोबारा ज्वाइन कर सकता है, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस इसके लिए नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, जो ट्रेड वॉर की समस्या है वो कम होगी। अमेरिका ट्रेड लिबरलाइज करेगा, ट्रेड को प्रमोट करेगा, जिससे भारतीय निर्यातों को फ़ायदा मिलेगा। अगर आप मार्केट देखें तो अमेरिका के इलेक्शंस के बाद भारतीय स्टॉक मार्केट में और भी तेज़ी देखने को मिली है। आईटी शेयर्स ऊपर हैं क्योंकि अब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो वीज़ा का रेस्ट्रिक्शन था इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो भी कम होगा, क्योंकि अमेरिका ने कहा है, बाइडेन साहब ने कहा है कि वो करीब 1 करोड़ लोगों को अमेरिका की नागरिकता देंगे, जिसमें 5 लाख भारतीय होंगे जिनको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी, और बाकी जो भारतीय पेशेवर काम करना चाहते हैं उनको भी अमेरिका में इजी वीज़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एज अ रिज़ल्ट इंडिया से काफ़ी स्किल्ड लेबर अमेरिका जाएगा, जिसका लाभ भारत को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखें आप, जो बाइडेन के इलेक्शन के दौरान काफ़ी क्लाइमेट चेंज सपोर्टर्स ने उनके इलेक्शन को फंड किया, काफ़ी संगठनों ने चंदा दिया, जिसके बल पर बाइडेन को जीत मिली है। और बाइडेन कैन नॉट इग्नोर द क्लाइमेट चेंज, उन्हें पेरिस में दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसा होगा कि अमेरिका फिर से पेरिस क्लाइमेट समिट में जुड़ेगा, अमेरिका प्रतिबद्धता से क्लाइमेट चेंज के प्रति काम करेगा, जिसका फ़ायदा भारत को मिलेगा। भारत में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए उन्नत तकनीकों का प्रवाह होगा, टेक्नोलॉजी फ्लो करेगी, सपोर्ट आएगा, फंड आएगा, तो इंडिया को बाइडेन के आने से क्लाइमेट चेंज में फ़ायदा मिलेगा कि क्लाइमेट चेंज के प्रति हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट मिलेगा, और कलेक्टिवली वर्ल्ड वाइड जो देश इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं उनको अमेरिकी समर्थन मिलेगा, जिससे कच्चे तेल या जीवाश्म ईंधन पे जो निर्भरता है वो कम होगी। भारत के इंपोर्ट का बिल भी इसमें कम होने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं भारत के कंटेक्स्ट में कि इंडिया के कंटेक्स्ट में पर्टिकुलरली क्या होगा। देखिए, इंडिया के कंटेक्स्ट में ऐसा होगा कि सबसे पहली बात है ट्रेड का लिबरलाइजेशन, व्यापार का उदारीकरण, जो ट्रंप के काल में सीमित हो गया था, संकुचित हो गया था, और एक मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट प्रिवेल कर रहा था। दूसरा,
अगर हम बात करते हैं ईरान की, तो ईरान पे जो प्रतिबंध कम होंगे उससे भारत को ईरान के बंदरगाहों तक पहुंचना, ईरान के अंतर्गत रेलवे और रोड लाइन डेवलप करना और ईरान के माध्यम से अफ़गानिस्तान जाना या फिर तुर्कमेनिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ईरान पे प्रतिबंध कम होने का मतलब अगर अमेरिका जकोपा को फिर से ज्वाइन करता है तो हमारे लिए बेनिफिट ईरान का होगा, हमारे लिए बेनिफिट ईरान पर चाइना के प्रभावों को कम करने का होगा, हमारे लिए बेनिफिट अफ़गानिस्तान जाने का होगा और ऑफ कोर्स इस एरिया में भी व्यापार करने का होगा। तो मुख्य रूप से हमारे वीज़ा को छूट मिलेगी, हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, इस एरिया में इन द वेस्ट एशिया इंडिया का एक्सेस बढ़ेगा, हम ईरान से चीप ऑयल और गैस भी इंपोर्ट कर पाएंगे, ये सारे फ़ायदे मिलेंगे। किंतु चिंता की बात भी है। दरअसल इंडिया में पिछले 1 वर्षों में जो परिवर्तन किए हैं पॉलिटी में, जैसे हमने CAA किया या हमने NRC किया या हमने आर्टिकल 370 को एबोलिश किया, इन सब को लेकर बाइडन ने पहले भी अपनी चिंता व्यक्त की है। जो बाइडन इसका समर्थन नहीं करते और जो उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की कमला हैरिस, वो भले ही भारत मूल की हो किंतु उन्होंने भी इसकी निंदा की है, इसको सपोर्ट नहीं किया है। उनके वापस आने से भारत को इन हमारे आंतरिक मुद्दों में अमेरिकी समर्थन तो नहीं मिलेगा। इससे होगा कि कुछ प्रेशर इंडिया पे आएगा कि इनको थोड़ा सा लूज़ किया जाए या इनको वापस लिया जाए। हालांकि इंडिया अपने स्टैंड पे टिका रहेगा बिकॉज ये चीज़ें अब लौटने वाली नहीं हैं एज़ फार एज द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज़ कंसर्न्ड। लेकिन अमेरिका के दबाव में इन पॉलिसीज़ पर आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। आर्टिकल 370 के बाद या हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर की दल की पार्टीज़ हैं उनको अमेरिकी सपोर्ट इनडायरेक्टली मिल सकता है और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान इसका लाभ ले सकता है टू जनरेट एंटी इंडिया सेंटिमेंट विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। तो यूएस का सपोर्ट पाकिस्तान को इस प्रकार से मिलेगा, बट ये भी अभी देखना बाकी होगा कि भविष्य में हमारा ट्रेड कैसे जाता है। ये संभव है कि अमेरिका चाइना को देखते हुए, आतंकवाद को देखते हुए और इंडिया से ट्रेड को देखते हुए भारत को इन मुद्दों पर प्रेस ना करे तो इंडिया कैन गो स्मूथली ऑन दीज इश्यूज। बट स्टिल मानवाधिकार के मुद्दे और CAA NRC के मुद्दे एक ऐसे मुद्दे रहेंगे जो हमारे और अमेरिका के बीच वर्तमान सरकार में टेंशन क्रिएट करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिका की उपस्थिति से ईरान के ऊपर सैंक्शन कम होने से सिक्योरिटी में बढ़ोतरी मिलेगी। भारत के पेशेवरों को वीज़ा में छूट मिलेगी, हमारे एक्सपोर्ट्स और बढ़ेंगे और ऑफ कोर्स हमारे क्लाइमेट चेंज के एफर्ट को अमेरिका के द्वारा सपोर्ट मिलेगा। तो ये कुछ लाभ इंडिया को मिलेंगे, पर्टिकुलरली ट्रेड में ईरान को लेकर, अफगानिस्तान को लेकर। बट मुद्दे रहेंगे मानवाधिकार के, मुद्दे रहेंगे CAA NRC और आर्टिकल 370 के एबोलिशन की। अगर हम बात करें अमेरिका के इस चेंज से वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो बेसिकली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है वर्ल्ड के लिए एक स्थिर नीतियों का निर्माण का दौर आएगा। रैंडम पॉलिसी अडॉप्शन शायद नहीं होगा। तो जो बाइडेन अपना एक्सपीरियंस, अनुभव के कारण वर्ल्ड को अधिक प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़ उपलब्ध कराएंगे। अमेरिका के ट्रम्प के कार्यकाल में ये देखा गया कि यूएस और G7 देशों के बीच, G7 उन देशों का समूह है जिसमें इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का समूह है, इंडस्ट्रियल देशों का समूह है। ट्रम्प की व्यापार नीतियों ने इन देशों को भी अलग थलग किया और अटलांटिक के उस पार जो देश यूरोप के हैं उनको भी अमेरिका से व्यापारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये अनुमान है कि इससे ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस भी क्या होंगे, मजबूत होंगे। दिस विल लीड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द US एंड यूरोपियन रिलेशंस। और सबसे बड़ी बात कि जो इनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हो रही थी उसको भी पुनर्जीवित किया जा सकेगा। हमने इससे पहले देखा था कि अमेरिका की पॉलिसी ट्रेड में एंगेज करने की होगी, बिल्कुल सही बात है।
बट क्या अमेरिका चाइना को छोड़ देगा? नहीं। अमेरिका दरअसल चाइना को ट्रेड में एंगेज करेगा, बट चाइना को मानवाधिकार में घेरेगा। चाइना को ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, उइगुर के मुद्दों पर उत्तर देना पड़ेगा यूएन के मंचों पर, या बायलैटरल सैंक्शंस भी लगाए जा सकते हैं मानवाधिकार को लेकर। चाइना को अभी हाल ही में ताइवान को अमेरिका ने 2.4 बिलियन के डिफेंस डील का एक सौदा किया है, जिस पर चाइना की कड़ी आपत्ति थी कि हाउ कैन यू सेल वेपन्स टू अ कंट्री विच बिलोंग्स टू चाइना। तो ताइवान को एक अलग कंट्री मानते हुए अमेरिका ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया है और ये चलेगा। तो चाइना के ताइवान, हांगकांग, उइगुर्स, जहाँ पर चाइना वहाँ के माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी जघन्य अपराध कर रहा है, उनके अधिकारों को पूर्णतः छीन लिया गया है, उस पर अमेरिका क्वेश्चन पूछेगा, जो चाइना को घेरेगा, और बाकी देशों का सपोर्ट अमेरिका को मिलेगा अगेंस्ट चाइना ऑन दिस। इसी की आवाज़ उठाकर चाइना के वन बेल्ट वन रोड को भी कमज़ोर करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये हवाला दिया जाएगा कि यदि आप चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनते हैं तो भविष्य में आपके ऊपर भी चाइनीज़ इस प्रकार का अतिक्रमण करेंगे और आपके अधिकारों का दमन किया जाएगा। मानवाधिकार का मुद्दा एक रहेगा। और जहाँ तक बात पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान के साथ अभी कोई ख़ास चेंज दिखाई देता नहीं है, बिकॉज़ पाकिस्तान अभी FATF की ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान ने अभी तक अपने आतंकी संगठनों के प्रति कोई ठोस काम नहीं किया, इसीलिए फरवरी 2021 तक वो FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। और जब तक वो लश्कर तैयबा, हाफिज सईद, JUD आदि के प्रति फंडिंग को नहीं रोकता, तब तक अमेरिका उसके प्रति कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाएगा। हालांकि इंडिया के साथ या इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए वो अब पाकिस्तानी कार्ड खेल सकते हैं, बट स्टिल अभी अमेरिका के लिए चाइना एक चैलेंज है, ट्रेड एक प्रायोरिटी है और इंडिया एक स्कोप है। इन सब को देखते हुए पाकिस्तान के साथ कोई ख़ास संबंधों में परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। तो ये था जो बिडेन के आने से, डोनाल्ड ट्रंप के जाने से इंडिया और वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका सबसे संक्षिप्त और सबसे सटीक वर्णन, जिसमें हमने सारी बातें कर ली हैं जो भी संभावित हैं, जो इंडिया और वर्ल्ड की ट्रेड पॉलिसी को चेंज करेंगी। जैसे जैसे हालात बदलेंगे, कुछ घटनाएं होंगी, हम फिर से आपके सामने एक नए वीडियो को लेके आएंगे, जिसमें पूरे पिक्चर का एक समराइज्ड और शॉर्ट वर्जन आपको कम से कम समय में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको देखकर आप पूरी पिक्चर को भांप सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ कीप वॉचिंग, और सम्यक ऐप डाउनलोड करके आप बाकी कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू।